हाय गाइस हाय गाइस वेलकम टू एग्जाम हंटर। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स के न्यूज को करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लो कि हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान क्या है कि जो अभी 66वीं बीपीएससी का जो मेंस होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स है जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। मतलब अगर हिंदी में देखो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है, आप ध्यान से सुनना। जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया मतलब क्या है कि भू राजनीतिक जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, उसके बारे में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हाई चांस है कि ये टॉपिक आपको जीएस पेपर 1 के आईआर वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बहुत हाई चांस है। अब देखो ये न्यूज क्यों है। सबसे पहले देखो कि ये न्यूज है क्या। तो देखो अभी क्या हुआ है कि आपको पता होगा कि 1 साल से 1.5 साल हो गया कोविड-19 के, और इससे सिर्फ इंडिया नहीं पूरे जो वर्ल्ड है ना वो इसके चपेट में आया है दोस्तों, ठीक है ना। वर्ल्ड इसके चपेट में आया है। तो क्या हुआ है ना कि बहुत सारे जो सिस्टम है, जो वो ऑर्डर है, सब चीज चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया को क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, सुनना है और अपने हिसाब से उसको लिख लेना है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब सबसे पहले जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि जियो पॉलिटिकल मतलब होता क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मतलब भू राजनीतिक मतलब क्या होता है। तो देखो अब क्या है, अगर आप देखोगे तो जियो पॉलिटिकल को अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इससे क्या बना, जियो से बना ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से बना आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो जो ज्योग्राफी, ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि जियो पॉलिटिकल मतलब होता है दोस्तों जो इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब क्या है ना कि अगर हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर है, बाकी जो कंट्री का जो लोकेशन है वो सब क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया है। तो जो ज्योग्राफिकल एरिया का जो इफेक्ट है ना दोस्तों, वो आईआर पर, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कितना क्या इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जियो पॉलिटिकल, सीधी सादी भाषा में, ठीक है ना। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है और इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। सपोज करो कि एक 4 कंट्री है, ठीक है ना। इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, आपस में जो एक दूसरे से रिलेशन है इनका, उसको वो जो रिलेशन चल रहा है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। और यही संबंध को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, यही होता है सिंपल भाषा में, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल के लिए नहीं, ठीक है। तो जो जियो पॉलिटिकल मतलब क्या होता है ना कि ज्योग्राफी है, हमारा ज्योग्राफी रीजन है, ठीक है ना, जो भू रीजन है उसका प्रभाव राजनीतिक पर क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब जो ज्योग्राफी रीजन है उसका प्रभाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या पड़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या पड़ रहा है, उसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल। यहां तक क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि हम जनवरी का न्यूज पढ़ रहे हैं। जनवरी के जो भी करंट अफेयर्स न्यूज होगा, इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी के जो मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं आगे। देखो अब क्या है, क्यों अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहला सवाल उठता है दोस्तों कि जो जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज क्यों है, ठीक है ना, क्यों अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए। तो अब उसके बारे में पढ़ो। अगर दोस्तों देखोगे तो जो कोविड-19 आया था ना, तो पूरे वर्ल्ड में इमरजेंसी लगा था। आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था, और इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड सफर किए थे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड तो सफर किए थे, लेकिन एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में जो कोऑपरेशन होना चाहिए, इसको फाइट करने को लेकर ये सही से नहीं हो पाया था। मतलब क्या है कि ये जो महामारी जो हुआ था, पेंडेमिक हुआ था, उसको सारे गवर्नमेंट जो है ना अपने स्टेट नेशनल लेवल पर ही उसको फाइट करने की कोशिश किए थे,
ठीक है ना, लॉकडाउन लगाकर। लेकिन जो स्टेट, जो कंट्री, जो देखो अब इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्री को ही स्टेट बोलते हैं, तो जो कंट्री के बीच जो रिश्ता होना चाहिए इस पेंडेमिक को लेके, वो मिनिमल के बराबर हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, मिनिमल के बराबर हुआ था। सारे स्टेट क्या हुआ ना, पूरा कंजर्वेटिव तरीके से अपने स्टेट पर ही लग गए थे, अपने कंट्री पर ही लग गए थे, अपने कंट्री के जो नेशनल लेबर है उसी पर लगे हुए थे, ठीक है ना। तो स्टेट जो कंट्री का जो अलायंस होता है, कंट्री के बीच में एक बात होता है कि जिससे क्या करें कि ये महामारी हम लोग मिल के कैसे हम इसको सॉल्व करें, वो हमें देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना। मतलब क्या है कि लैक ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, मतलब जो ग्लोबल कंट्रीज है ना उसके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने को देखने को नहीं मिला था, बहुत ही मिनिमल हुआ था, ठीक है ना के बराबर। खासकर जब उस समय ट्रम्प के जो रिजिम में तो और हो गया था, ठीक है ना, एक दूसरे पर एक्यूज करना स्टार्ट हो गया था। एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्यूज किया जा रहा है इस पर लेके। पूरे वर्ल्ड चाइना को कर रहा है, चाइना ने एक्यूज किया इंडिया को कि जो कोरोना फैला था वो केरला से सबसे पहले फैला था। तो एक्यूजिशन हुआ, ये न कि वो कहीं से फैल गया तो हम लोग साथ मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढ दें, ठीक है। तो इसलिए उस समय हमको ये भी देखने को मिला, ठीक है ना। और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है ना दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले भाई ध्यान से सुनना, जैसे क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ठीक है ना, इसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ ना कि ये बायस है, ये सही से चाइना को बचा रहा है, चाइना के कहने पर डिसीजन ले रहा है, तो बहुत सारा इस पर एलिगेशन लगा, ठीक है ना। और अदर जो इंस्टीट्यूशन है ना, वर्ल्ड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो इस सब का जो रोल है ना दोस्तों, अब क्या है, कमजोर पड़ते जा रहा है, खासकर WHO का, क्योंकि इस पेंडेमिक में WHO को काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि इसने डाटा छिपाया, चाइना का साथ दिया, ठीक है ना, खुल के बता नहीं रहा है, बहुत सारा ऐसे किया। तो क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि जब ग्लोबल इमरजेंसी हुआ ना तो पूरे सिस्टम ही चेंज हो गया, ट्रेड हमारा खत्म हो गया, जो लॉकडाउन के कारण जो वर्ल्ड का जो ट्रेड सिस्टम होता है वो खत्म हो गया, व्यापार जिसको व्यापार बोलते हैं वो खत्म हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो भी ठप पड़ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो चाइना का जो रीजन है वहाँ से सारे कंपनीज वगैरह छोड़ के दूसरे कंट्रीज में आने लगे, खासकर इंडिया में आने लगे, ये सब हमको देखने को मिला, ठीक है ना। तो हम लोग को पता लग गया कि ये अपॉर्चुनिटीज क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है ना दोस्तों कि इस कारण एक अपॉर्चुनिटीज पैदा हुआ है, एक जगह पैदा हुआ है कि कोई एक लीडर आए, कोई एक समझदार लीडर आए जो इस सबको हैंडल करे और वर्ल्ड को स्मूथली रन करने में हेल्प करे, ठीक है। अब देखो अभी क्या क्या चैलेंजेस पूरे वर्ल्ड जो ग्लोबल है पूरे वर्ल्ड जो है जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। इस सब चैलेंजेस को क्या है ना आप नोट करके, हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर ले, और इसको क्या है ना इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अभी जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ना दोस्तों वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि तापमान पर डे बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, टेररिज्म, आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो ड्रग्स होते हैं, हीरोइन, गांजा, ये सब जिसको बोलते हैं, अफीम बोलते हैं, उस सब का ट्रैफिकिंग करना, एक दूसरे में इलीगल तरीके से पहुंचाना। हम लोग समुद्र को पॉल्यूट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझो। सपोज कर लो कि मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट समझो कितना आसान है। सपोज करो ये इंडिया हो गया और ये हो गया UAE, तो हमको क्या करना है, हमको अपना पैसा को लॉन्ड्रिंग करना है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंसेप्ट होता है ना दोस्तों, एक ट्रस्ट पर होता है, विश्वास पर होता है। तो एक्चुअल पैसा का जो ट्रांसफर है ना वो नहीं होता है, एक्चुअल जो पैसा का ट्रांसफर होता है वो नहीं होता है। सपोज करो हमें 1 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग करना है, तो यहाँ पर वो एजेंट बैठा होगा UAE में, तो हम उसको कॉल कर देंगे कि भाई हमको UAE में जो B पर्सन है उसको 1 करोड़ रुपया दे दो। तो ये UAE का ही बंदा यहीं से पैसा उठाएगा और इसी में दे देगा, और जो ये इसका बंदा यहाँ पर बैठा होगा ना दोस्तों इंडिया में, उसको हम पैसा दे देंगे, ठीक है।
तो एक्चुअल ट्रांसफर तो नहीं हुआ, लेकिन इस बंदे को हमारे बंदे को मिल गया। फिर से देखो, जैसे सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है, हम ए पर्सन है इंडिया में और यूएई है, हमको बी पर्सन के पास लॉन्ड्रिंग करना है, और एक एजेंट है जिसका नाम आई से है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये सब काम करता है एक इलीगल तरीके से, उसका नाम सी से है, ठीक है। तो हमको लॉन्ड्रिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, आई को कॉल करेंगे कि भाई बी को हमको 1 करोड़ रुपया पहुंचाना है। तो हम डायरेक्ट पहुंचाएंगे तो टैक्स लगेगा उस पर, तो हम एक क्या करता है ना, आई अपना पैसा कुछ कमीशन काट के इसको दे देता है, और हम वही 1 करोड़ रुपया इंडिया में ही इसको दे देते हैं। तो ये लॉन्ड्रिंग हो गया, टैक्स बच गया, यही होता है मैंने मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो जो इतने ग्लोबल चैलेंजेस है ना, इसको क्या है कि इससे क्या है कि ये इस सब को सोल्यूशन क्या है कि हम साथ मिलके काम करें। मतलब क्या है ना दोस्तों, डिमांड ऑफ कोलेबोरेटिव सोल्यूशन नॉट अ कॉम्पिटिटिव सोल्यूशन। मतलब क्या है ना भाइयों, ध्यान से सुनना, मतलब कंट्री है, बहुत सारा कंट्री है, इतने सारे प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम से सिर्फ एक कंट्री सफर नहीं कर रहा है, सारे कर रहा है। तो सारे को क्या करना होगा, एक साथ मिलके इसको सॉल्व करना होगा, ना कि एक दूसरे से कंपटीशन में लगना होगा, ठीक है। और खासकर जो इमर्जिंग पावर है, जो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया के लिए ये बोला जा रहा है कि एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है, एक बड़े नेता की ज़रूरत है, जो लीडरशिप प्रोवाइड करे। ये जो वैक्यूम हुआ है, जो खाली जगह हो गया है, क्योंकि क्या है, यूएसए अपना आइसोलेशन वाला सिस्टम में चला गया है, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपना रहा है, ठीक है ना। चाइना से सारे खफा है, जो चाइना जो कांड किया है कोरोना को लेकर। तो क्या है ना कि एक स्टेट्समैन लाइक क्वालिटी नहीं है, यूएसए सारे जो इंस्टीट्यूशन है उससे बाहर निकल के आ रहा है, या बहुत सारे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन उससे बाहर निकल के आ रहा है। चाइना का एग्रेसिव नेचर है, तो चाइना का जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उस पर ध्यान खुद नहीं, मतलब सारे जो कंट्री है, छोटे छोटे कंट्री है, चाइना पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो एक कंट्री की ज़रूरत है जो इंडिया वो एरिया को प्रोवाइड कर सकता है, स्टेट्समैन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उसको इंडिया उसको प्रोवाइड कर सकता है, साथ साथ सबको ले सकता है, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के पास। इससे क्या होगा कि हम इस प्रॉब्लम को, जो सामने आपको प्रॉब्लम देख रहा है, उसको सॉल्व करके साथ मिलके एज अ ह्यूमैनिटी जो लेवल है ना, पूरे जो दुनिया के जो लोग सब है ना, उसके भलाई के लिए हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। मतलब जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों अपॉर्चुनिटीज आया है, क्योंकि कोविड के 19 के कारण जो हमें प्रॉब्लम है उसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। और क्या क्या चैलेंजेस है ग्लोबल, उसको भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो हमें 2 स्टेप की जरूरत है, ठीक है ना। इसको एग्जाम में लिखना होगा। एक तो हमें कोलैबोरेटिव सोल्यूशन की जरूरत है, ना कि कॉम्पिटिटिव। मतलब हिंदी वाले भाई क्या है ना, साथ मिल के चलना है, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। और सेकेंड है ना कि एक स्टेट्समैन की जरूरत है जिसको इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब जियो पॉलिटिक्स तो क्लियर हो गया। इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन पॉलिटिक्स, मतलब जो ज्योग्राफी वाला जो एरिया है ना, उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स पर क्या पड़ता है, उसे जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो जो पहले जियो पॉलिटिक्स क्या है ना, अब अगर सपोज कर लो कि ये सोचो ये है, देखो अब ये वर्ल्ड है, ये अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो ये अटलांटिक वाला रीजन ये हो गया इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। देखो अब, तो जो पहले जियो पॉलिटिक्स जो होता था ना, जितने भी जो पॉलिटिक्स होता था, वो सारे किस में होते थे, ट्रांस अटलांटिक रीजन में होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ये शिफ्ट होके आ गया है ट्रांस पैसिफिक रीजन, मतलब इंडो पैसिफिक भी आप इसको बोल सकते हो। तो जो जियो पॉलिटिक्स का जो एक्टिविटी है ना, जो इम्पोर्टेंस है ना, इस रीजन में बढ़ गया है, ठीक है। पहले इस रीजन में होता था जब ब्रिटेन यूएसए सब था, अब क्या है, इस रीजन में बढ़ गया है, ठीक है ना। अब क्यों बढ़ा है दोस्तों, ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस पैसिफिक बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा, अब देखो, अगर जो कोविड-19 जो आया, तो इसमें देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो इस चैलेंजेस को काउंटर किया ना, इस क्राइसिस को हैंडल किया ना, वो साउथ एशियन कंट्रीज और ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ठीक है ना। साउथ एशियन क्या होता है, जो इंडिया वाला जो सार्क जो एरिया है ना, सार्क कंट्री जो है ना, और प्लस जो ईस्ट में है उसको ईस्ट एशियन बोलते हैं, और साउथ एशियन जो सार्क कंट्रीज है उसको साउथ एशियन बोलते हैं, ठीक है ना।
तो साउथ एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना दोस्तों, इस क्राइसिस को अच्छे से हैंडल किया। सेकेंड, क्यों इस एरिया का रोल काफी बढ़ गया है, क्योंकि चाइना का राइज दोस्तों इतना ज्यादा हो गया है, डोमिनेंट पावर हो गया है। अब वो यूएसए को चैलेंज करने लग रहा है, यूएसए को चैलेंज करने लग रहा है, तो डोमिनेंट पावर है, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है कि अब सारे कंट्री है ना व्यापार करना चाह रहे हैं, पैसा निवेश करना चाह रहे हैं, कहाँ, एशिया में, खासकर इंडिया और चाइना में, क्योंकि मार्केट हम बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और जो यूएस का और चाइना का जो गैप था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मतलब चाइना तेजी से बढ़ रहा है, चाइना का एग्रेसिव वे है, और खासकर जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वो क्या करता है, इसके एग्रेसिव एजेंडा को दर्शा रहा है। तो एक कारण है ना कि पूरे वर्ल्ड का निगाह जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर गया है, ट्रांस पैसिफिक पर गया है, कि इस एरिया में जो भी पॉलिटिक्स बाजी जो हो रहा है ना, जैसे भी बोलते हैं ना कि यार पॉलिटिक्स बाजी खेल रहा है, तो कोई भी पॉलिटिक्स बाजी हो रहा है ना दोस्तों, ये एरिया में हो रहा है। पहले कहाँ होता था, पहले अटलांटिक वाला एरिया में होता था, मैप में देखिएगा ना तो अटलांटिक वाला और पैसिफिक वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया शिफ्ट इन जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मल्टीलेटरलिज्म। अब ये क्या होता है, देखो इसको समझो। अब एक मल्टीपोलरिटी होता है, विल रिमेन। जब एक क्राइसिस आया, देखो अब पोल होता है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज करो वर्ल्ड वार सेकेंड कब खत्म हुआ था, 1945 में। तो इससे पहले बहुत सारे कंट्री पावरफुल कंट्री थे, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, रसिया हो गया, जिसको यूएसएसआर बोलते थे, तो बहुत सारे कंट्री है। तो बहुत सारे पावरफुल कंट्री को बोलते हैं मल्टीपोलर, मतलब कई पोल है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, बहुत सारे पोल है ना। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद क्या हुआ ना कि दो सुपर पावर बना, एक बना जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, और सेकेंड बना जिसको यूएसए बोलते हैं। तो क्या हुआ, दो पोल हुआ, तो इसको बाइपोलर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ, मतलब यूएसएसआर टूट गया, तो एक नया कंट्री आया, रसिया, ठीक है। तो फिर हुआ, फिर एक पावर बचा जिसको यूएसए बोला जाता है, बाई मतलब यूनिपोलर हो गया, सिर्फ पूरा सिंगल, पूरे दुनिया में एक ही पावरफुल कंट्री था, यूएसए। लेकिन क्या हुआ कि 2000 के बाद फिर से बहुत सारे कंट्री इमर्ज हुए, रसिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्री इमर्ज हो गए। तो अभी क्या है, मल्टीपोलर है, ठीक है। तो अभी जो क्राइसिस हुआ है ना, तो क्राइसिस के बाद क्या हुआ है ना कि हमने बहुत सारे कंडीशन पढ़ लिए हैं कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो अभी भी क्राइसिस के बाद भी क्या है ना कि मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है ना, वो अभी भी रिमेन रहेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे पावर्स रहेंगे अभी, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, यूएसए तो ऑलरेडी है ही है। ये सब क्या है ना, तो इराक भी अभी अपने आप, सऊदी हो गया, ये सब अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो ये सब क्या है ना, पावरफुल कंट्रीज स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। बस चैलेंजेस क्या है ना दोस्तों, कि जो ग्लोबल कोलेबोरेशन है ना, उसका डिमांड है। मल्टीपोलरिटी तो होगा ही होगा, लेकिन क्या है ना कि सारे जो पावरफुल कंट्रीज है ना, उसको एक साथ आके एक क्राइसिस को हैंडल करना है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस सबको वर्क अच्छे से करना होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से और हेल्दी तरीके से, किसी के अनबायस्ड तरीके के, किसी का पक्षपात नहीं करना होगा, ठीक है। और इंडिया भी डिमांड करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, क्योंकि क्या है कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा तो दो पोल बचेगा, एक पावरफुल यूएसए बचेगा दोस्तों, और एक बचेगा चाइना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किसी से कम थोड़ी है। तो इंडिया चाहता है ना कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, जिससे क्या करे कि वर्ल्ड स्टेबल हो सके, ठीक है। अब देखो, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया को अब क्या करना चाहिए। जो क्राइसिस आया था, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो इंडिया को कौन कौन सा स्टेप उठाना चाहिए अपने जो एज ए लीडरशिप क्वालिटी जो है, एज अ लीडरशिप
क्वालिटी जो है वो क्या करना चाहिए इंडिया को। सबसे पहला जो है ना, हमें क्या करना चाहिए, तो जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है ना उसको उस हिसाब से बनाना चाहिए जो अभी के लिए वर्ल्ड के लिए ज़रूरत है। जैसे हम लोग अपना फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ना कि एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री से संबंध क्या रहेगा, तो हम वैसा बनाएंगे जो अभी इंटरेस्ट क्या हो, जो अभी के डिमांड हो उसके हिसाब से बनाएंगे। मतलब मिडिल और इमर्जिंग पावर जो है ना, ठीक है ना, उसका जो डिमांड है उसको अलाइन करके हम बनाएंगे, तभी तो हम अपने आप को एज ए लीडर साबित कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जो मिडिल कंट्री है और इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग पावर में क्या है कि साउथ एशियन कंट्रीज में भी बहुत सारे कंट्री इमर्ज हो रहा है एज ए पावरफुल, साथ सऊदी हो रहा है, यूएई हो रहा है, ठीक है ना। और मिडिल कंट्री है जो छोटे मोटे कंट्री है, तो ये सब क्या है ना चाइना से परेशान हो गए हैं। चाइना का एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। अब देखो हिंदी वाले भाई क्या है, मतलब कि चाइना क्या है ना कि आपको इतना पैसा कर्ज में दे देगा, इतना पैसा कर्ज में दे देगा कि आप इसको चुका ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, आप इसको चुका नहीं पाओगे, और जब चुका नहीं पाओगे तो क्या करोगे, आप अपना कुछ जमीन इसको 100 साल पर लीज पर दे दोगे। ये इसका पॉलिसी है डेट ट्रैप। तो पूरे जो मिडिल जो गरीब कंट्री है ना वो इससे मतलब नर्वस हो गए हैं चाइना के जो पॉलिसी है। तो वो चाहते हैं ना कि चाइना पर भरोसा उठ गया है, तो एक जो कंट्री बचा है ना जिस पर अभी भी भरोसा है सबका, वो इंडिया है। क्योंकि इंडिया हमेशा भी दूसरे कंट्री में है ना सिर्फ डेवलपमेंट के रूप से, डेवलपमेंट के इरादे से जाता है। उसका कभी ये चाइना इंडिया का कभी ये हमारा जो कंट्री है हमारा कभी ये मोटिव नहीं रहता है कि हम किसी कंट्री के जाएं उसके रिसोर्स को कब्जा कर ले, उसको एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, क्लियर। तो अगर जो छोटे मोटे कंट्री है और जो इमर्जिंग पावर है उसके इंटरेस्ट को देखकर हम अपना फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो हम इस कंट्री को अपने साथ कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम चाइना का जो चैलेंज है उसको हद तक काउंटर कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड, हम इंडिया को क्या करना चाहिए इस एज ए लीडरशिप, इंडिया को है ना एक ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब बाहर से निवेश जो हो ना, निवेश हो अच्छे तरीके से हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो, टेक्नोलॉजी बाहर से आए जिससे हम अपने आप को और मॉडर्नाइजेशन कर सके, और जो हमारा जो एम है सेल्फ सफिशिएंट का, वो हो सके, आत्मनिर्भर का जो एम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो फुलफिल हो सके। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमारे फॉरेन पॉलिसी का प्रायोरिटीज के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को बनाना होगा। सेकेंड, हमको ऐसा पॉलिसी बनाना होगा जिससे बाहर के जो निवेश कर रहे हो, कैपिटल ला रहा हो, उससे हम अपने आप को मॉडर्नाइज कर सके। और हम क्या कर सके, मॉडर्नाइज करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम चाइना से जो सामान मंगाते हैं, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, इस सबको हम कम कर सकें। जो चाइना पर डिपेंडेंट है छोटे मोटे सामान के लिए, उसको हम कम कर सके। ठीक है। देखो अब इंडिया को है ना अपने आप को एक एस्टेब्लिश करना होगा कि वो इंडिया को बाहर का जो बिजनेसमैन सब है ना, बाहर के जो कंट्रीज है ना, जो अपन इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहा है कि हम कहाँ करें, तो इंडिया को है ना एक अपना एक डेस्टिनेशन बनाना होगा कॉम्पिटिटिव, कि सारे कंट्री जो है ना, सारे जो एमएनसी है ना, वो इंडिया में आए, उसको लगे कि इंडिया में बहुत फायदा है हमको, एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। ठीक है ना, मोस्ट ओपन, खुला करना होगा। और जितने भी जैसे क्या है ना कि हमारा जो पॉलिसी है जिससे के कारण बाहर से निवेश नहीं हो पाता है, उस सबको ओपन करना होगा, उस सबको लिबरल करना होगा, और एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बनाना होगा। जैसे हम लोग को घूमने का मन करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो शिमला बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगा घूमने में, या चलो गोवा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। वैसे ही एक बिजनेस के लिए भी हमें एक डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत है। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा दोस्तों, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आएगा और हम डेवलप हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो न्यूज क्या था, चैलेंजेस क्या था इंडिया के लिए, अपॉर्चुनिटीज कैसे था वो भी पढ़ लिए, ग्लोबल चैलेंज क्या है वो भी पढ़ लिए, इंडिया को क्या क्या करना चाहिए वो भी पढ़ लिए। तो इसको क्या है कि इसको आप नोट्स में लिख ले, और अपने हिसाब से जहां आपको जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईआर में इसको यूज कर सकते हो आप, इसको आप जीएस पेपर 2 में भी यूज कर सकते हो, जहां भी आपको जरूरत हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर एक नए टॉपिक के साथ।
इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। आप